Good afternoon, everyone. Let's proceed on to the next topic, Ethno-archaeology of UPSC Anthropology, paper second. Now, the concept of ethno-archaeology is made up of two words. First, ethnography, which means the study of the living, and archaeology, which means the study of past. So, ethnography के अंदर जो living cultures हैं, जो present cultures हैं, तो जो present societies हैं, indigenous people है, उनकी study की जाती है. एंड आर्कियोलॉजी में जो पास्ट सोसाइटीज हैं, यानी स्पेशली अब पास्ट सोसाइटीज तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो उनसे जो रिलेटेड होता है, लेट्स से जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कहीं पे कोई हर्थ मिली है, कोई यूटेंसिल्स मिले हैं, कहीं पे कोई माउंड मिला है, हीप्स मिले हैं, तो उन सब की स्टडी. तो इन दोनों को मिलाकर जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं, देन वी अराइव एट दिस कॉन्सेप्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज एथनो आर्कियोलॉजी. सो एथनो आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी स्टडी द प्रेजेंट सोसाइटी, द लिविंग सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, to understand the artifacts we discover, to understand the excavations, to understand the ancient society. Now, फिर से एक बार देख लेते हैं. This topic, ethno-archaeology, is made up of two words. अब ethnography तो आप जानते हैं, है ना, बहुत बार आप जितनी भी केस स्टडीज सुनते हैं तो उन सब में ethnographic accounts चेंचूज के बारे में हो गया, या फिर फिलिपाइन कम्युनिटीज के बारे में हो गया, या फिर किसी भी मसाई के बारे में हो गया, अलास्कन कम्युनिटीज के बारे में हो गया. तो जो लिविंग कल्चर्स हैं उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सब पता करने के लिए जो भी अकाउंट क्रिएट होता है, यानी जो भी रिटन चीजें होती है, वो एथनोग्राफी कहलाती है. एंड आर्कियोलॉजी, बाकी आप जानते हैं जितने भी एक्सकवेशंस होते हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर होते हैं, फॉसिल्स वगैरह होते हैं, उन सब की स्टडी करना. एंड नाउ ये दोनों जो है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है. नाउ अगर हम आज की जो सोसाइटी देखते हैं, लेट्स से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिजिनस सोसाइटी, हम जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनकी बात कर रहे हैं या हमारी बात कर रहे हैं, हम दोनों, यानी मैं टीचर जो यहाँ पे एक लैपटॉप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ और आप स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. अब हम दोनों को स्टडी करके, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी के दो कैंडिडेट को स्टडी करके, किस तरह से पता चलेगा कि मेसोलिथिक टाइम में फार्मर्स या हंटर गैदरर्स क्या कर रहे थे. सो जो प्रेजेंट की जो लिविंग है उनसे डायरेक्टली कोई आइडिया मिल नहीं पाएगा, उनके बीच में कोई ना कोई ब्रिज चाहिए. तो प्रेजेंट सोसाइटी को अगर पास्ट बिहेवियर से या पास्ट ऑब्जर्वेशन से इनके साथ लिंक करें, तो हमारे पास एक लीनियर फ्रेमवर्क आ जाएगा कि किस तरह से हमारी सोसाइटी डाउन द लाइन, शुरू से पेलियोलिथिक टाइम से लेकर मॉडर्न 2025 तक किस तरह से उनका जेनेसिस हुआ, किस तरह से उनका कल्चरल इवोल्यूशन हुआ. नाउ ये वर्ड आ ही गया है कल्चर, तो आप जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चर, दे आर इनसेपरेबल. सो हमारा जो मेन मोटो है वो इस कल्चर पे ही रिवॉल्व होता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. कल्चर जितनी बार भी आए, यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन. डेफिनेशन कोई नहीं देखता, हाउ यू अंडरस्टैंड कल्चर. और उसको समझाने के लिए अभी आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं. लेकिन फिलहाल कल्चर की डेफिनेशन में इट्स द वे ऑफ लिविंग. सो वे ऑफ लिविंग कब होगा किसी भी कम्युनिटी, किसी भी पॉपुलेशन का? फर्स्ट, दैट वे ऑफ लिविंग हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ दैट कम्युनिटी. अगर वो रास्ता अपनाने से कम्युनिटी सर्वाइव ही नहीं करती तो वो फिर कल्चर होगा ही नहीं और वो किसी काम का ही नहीं. तो वो चीज़ अगर सर्वाइव कर रही है, इसका मतलब है द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी सर्वाइव इनफ टू ट्रांसमिट दैट नॉलेज. सो सेकंड है, वो नॉलेज ट्रांसमिट होता है. एंड देन कम्स द प्रोग्रेस पार्ट, कि सिर्फ अपने सर्वाइवल पे ही डिपेंड रहना जरूरी नहीं है. वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील ऑल द टाइम. ये आपने मैक्सिम हर बार सुनी होगी, वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. और ये मैक्सिम इसका मतलब है कि जो चीज़ एक बार हम कर चुके हैं, जिस पड़ाव से, जिस प्लेटफॉर्म से हम गुजर चुके हैं, उस बार बार उसी पर जाना जरूरी नहीं है. वी कैन step ahead, we can move on, we can move ahead of that pedestal. So ये चारों चीजें हैं जो एक कल्चर को सॉलिड बनाती है. सर्वाइवल हो, ट्रांसमिशन हो,
फिर नॉलेज के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, जितने भी कल्चरल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब। एंड देन एक प्रोग्रेस का एक लीवे हो, क्योंकि अगर प्रोग्रेस का लीवे नहीं होगा तो यानी उस कम्युनिटी के मेंबर जो हैं वो उसी कुएं के अंदर घूमते रहेंगे। यानी बस सेम एक ही तरह का उनका सिस्टम है, सुबह उठो, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कोशिश करो, एंड देन उसी तरह से वो चीज़ चलती रहती। तो वो ऐसा किसी भी सोसाइटी में नहीं है, किसी भी इंडिजिनस कम्युनिटी में नहीं, इवन इफ दे अपीयर टू। जैसे अगर कोई कम्युनिटी हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी है, तो आपको दिख रहा है कि वो दिन रात सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते हैं। दैट्स नॉट राइट। अगर वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते होते और उनके अंदर कोई प्रोग्रेसिव डायमेंशन नहीं होता, कोई किसी तरह का कल्चरल एवोल्यूशन नहीं होता, तो वो कम्युनिटी कभी खत्म हो जाती। सो यहाँ पे फिर से ये सब कल्चर की डेफिनेशन हो गई। ये है कि कल्चर क्या है, उसको समझाने के लिए हम सब जानते हैं दैट यूनिवर्स इज अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ये एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। और फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, इट मीन्स बिग बैंग के बाद जो कुछ भी स्ट्रेस हुआ, यू नो जो जो भी एक्सप्लोड हुआ, वो एक्सपैंडेबल थिंग जो है उसको इमेजिन हम इस तरह से कर सकते हैं लाइक अ फैब्रिक। कि एक फैब्रिक एक स्मॉल स्पेस से हर डायरेक्शन के अंदर ये एक्सपैंड होता गया। इट्स लाइक रोलिंग अप ऑफ, हाँ यस, रोलिंग अप ऑफ कार्पेट। अगर आपने कारपेट देखा हो, अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे गए हो, तो अब वो जो कपड़े का जो उनका रोल होता है, उस रोल को जैसे वो अनफोल्ड करते हैं, या कोई कारपेट होता है, कारपेट को आप कैसे फोल्ड करते हैं, कैसे उसको अनफोल्ड करते हैं या रोल अप करते हैं। तो सिमिलरली यही जो रोलिंग थिंग है, ये रोलिंग बिहेवियर है, ये उस बिग बैंग में हर डायरेक्शन में गया। तो हम जिस जिस भी डायमेंशन में हम देख रहे हैं, उसमें स्पेस एक फैब्रिक है। नाउ लेट्स से हम यहाँ पे अर्थ, और आप लोगों को पता है कि अर्थ के आसपास कोई भी लिविंग स्पेस नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज देयर इज अ स्पेस दैट्स 3 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, फ्रॉम अर्थ। लेकिन अब वहां पे हम जा नहीं सकते। सो लेट्स से अगर ये फैब्रिक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये फैब्रिक इस तरह से भी फोल्ड हो सकता है। और ये जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे ये पॉइंट 3 मिलियन ईयर्स अवे था, 3 मिलियन ईयर्स दूर था, वही सिर्फ 10 लाइट ईयर्स पे आ जाएगा। यानी हम लाइट की स्पीड से अगर जाएं तो 10 साल में उस स्टेशन पे, उस लिविंग स्पेस पे हम पहुंच जाएंगे। सो लेट्स से हम उस लिविंग स्पेस पे पहुंच गए, एक न्यू अर्थ की। जो प्रेजेंट अर्थ जो है वो अब हैबिटेबल नहीं है। अब उस जगह जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट, वहाँ का क्लाइमेट। तो सपोज वहाँ का क्लाइमेट और जैसा नहीं है। सेकंड, वहाँ का स्टार। जैसे हमारा जो जो स्टार है सन, तो हमें पता है कि वो किस तरह से रोटेट करता है, किस तरह से रिवॉल्व करता है, सोलर साइकिल कितने डेज की है, इंटेंसिटी वगैरह सब हमें पता है। जो जितने भी मैकेनिज्म है, फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, वो सब हमें पता है। लेकिन उस जगह पे जाएं तो हमें क्या पता है कि वहाँ पे वहाँ का स्टार किस तरह से रिवॉल्व करता है, वहाँ के क्लाइमेट किस तरह से हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो रातें जो हों, नाइट्स, दे आर वेरी कोल्ड, फर्स्ट वेरी कोल्ड, एंड देन दे स्ट्रेच अप टू 40 आवर्स। एक रात 40 घंटे की हो, और उसके बाद जो डे टाइम हो वो सिर्फ बहुत ही स्मॉल विंडो, बहुत ही शॉर्ट विंडो हो, 4 घंटे की। अब वहाँ पे फार्मिंग किस तरह से होगी, जो भी वहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है हमें, या फिर जो भी वहाँ पे वेजिटेशन दिख रही है, हमें नहीं पता है कि उसमें कौन सी एडिबल है, कौन सी नहीं है। फिर कौन सी डिस्पोजेबल है, कौन सी वीड्स हैं। फिर हमें वहाँ की एनिमल स्पीशीज के बारे में नहीं पता है कि कौन सी एनिमल स्पीशीज कैन बी डोमेस्टिकेटेड, कौन सी नहीं है, कौन सी प्रेडेटर है, कौन सी टेमेबल है, इस तरह से। फिर फार्मिंग के बाद हमें वहाँ भी नहीं पता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। और वहाँ पे रहने के लिए जो भी हम मकान वगैरह बनाएं,
ड्वेलिंग्स हैं, हाउसेज हैं, अब वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करें। अब अर्थ वाला नॉलेज लेके वहाँ पे गए और वहाँ के जो लोकल स्टोन हमें दिखे, तो उससे हमने घर बनाया और पता चला है कि वहाँ की जो रेन स्पेल है वो भी, एक बार बारिश होती है वो अगले 4 हफ्तों तक, अराउंड 4 वीक्स तक वो बारिश चलती है, और नेक्स्ट 6 वीक्स ड्राई स्पेल होती है। लेट्स से उस स्टेशन का, उस लिविंग स्पेस का ये रूल है। अगर 4 वीक तक बारिश हुई और जिस जिस भी वहाँ के जो लोकल मटेरियल से हमने वो घर बनाया, हमें नहीं पता है कि वो टिकेगा नहीं टिकेगा, और हो सकता है इट जस्ट मेल्ट्स अवे। सो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। और आज के टाइम में 2025 में वी टेक मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमें सब मिल रहा है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ें एडिबल है, कौन से मटेरियल है जिनसे घर बन सकता है, कौन से मटेरियल है जिनसे हम सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वेपन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सब चीज़ें, हमें ऑलरेडी नॉलेज हमारे पास मिला हुआ है, एंड दैट नॉलेज इज वेरीफाइड, वेरीफाइड, टेस्टेड एंड ट्रांसमिटेड नॉलेज। और यही कल्चर है। तो ये कल्चर क्या है, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम एक ये मेंटल टूल लेंगे कि अगर हमें अचानक से किसी और जगह पे किसी एक एस्ट्रोनॉमिकल डी टूर से वहां पे छोड़ दिया जाए, तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए जीना। तो यानी जो हम आज जी रहे हैं वो उसी वेरीफाइड एंड ट्रांसमिटेड नॉलेज की वजह से है, एंड वी कॉल इट कल्चर। सो ये हो गया कल्चर का। नाउ ये टॉपिक भी हमारे एथनो आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट आवर स्पीशीज होमो सेपियंस। पूरा ओवरव्यू कि आखिर हम एथनो आर्कियोलॉजी पे क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं, कल्चर पे क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मेन क्वेश्चन होता है कि हम जब भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो ये कल्चर बार बार आता है। कल्चर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन में भी इतने सारे टाइप्स हैं जिसके थ्रू डेटा कलेक्शन होना चाहिए, सर्वेज हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चनियर्स हैं। तो कल्चर को लेके इतना स्ट्रेस क्यों? तो वो स्ट्रेस इसीलिए बिकॉज वी मस्ट नो हाउ वी केम so far. सो फिर अगेन एक मेंटल टूर कि अगर ये सवाल आता है हाउ वी केम सो फार, तो फिर एक सवाल आता है कि हमें पता नहीं कि हम 2025 तक इस एआई मशीन लैंग्वेज इस एज तक हम कैसे पहुंचे। सो ये है कि जो इंटरवीनिंग टाइम है, जितना भी टाइम गया, उसमें हमारा फोकस इस चीज पे नहीं रहा। ये फोकस हमारा 1970s के बाद ही आया। यानी अगर ये कहें तो सिर्फ लास्ट के 50 साल में ही हमारा ध्यान इस चीज पे गया है कि आखिर हम लोग इतना कैसे चल के आए। जब हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, जब हमें हाँ यूटेंसिल्स मिले, जब हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली, हमें हीप्स मिले, हर्ट्स मिले, डिस्कार्डेड टूल्स मिले, है ना, फ्लेक्स मिले, चिप्स मिली, तो ये सब देख के और जिस भी तरह के आर्टिफैक्ट्स है हमारे पास, जितने भी एक्सकेवेशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, उन सबको देख के अब सवाल आता है कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से आए हैं, यानी हम एक टाइम पे हम स्टोन टूल यूज कर रहे थे और आज हम 2025 में वी आर टॉकिंग अबाउट reaching our nuclear capability or and reaching them. सो ये जो इतना एक्सपोनेंशियल जो रास्ता है ये किस तरह से आया। सो अब वो चीज़ समझने के लिए ओवरव्यू। सो ओवरव्यू स्टार्ट होता है केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट से। तो जिन लोगों को नहीं पता है, केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट इट हैपन अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो। ये वही टाइम है जिस टाइम पे इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और बाकी जो ज्योग्राफी में आप स्टोरी पढ़ते हैं,
द सबडक्शन ऑफ कैथिस सी, फिर उसके बाद जो भी सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्स दे फोल्डेड अप इनटू वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन नोन एज द हिमालयाज, ये जानते हैं। लेकिन इसी के अलावा केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट वो टाइम है जिस टाइम पे जितने भी नॉन एवियन डायनासोर्स थे दे वेंट एक्सटिंक्ट। तो जब नॉन एवियन डायनासोर्स जब वो खत्म हो गए तो उनके साथ ही प्राइमेट्स दे फिल द गैप। सो प्राइमेट्स आप जानते हैं हमारे इन एंसेस्टर्स, और प्राइमेट्स बिलोंग टू द मैमेलियन किंगडम। सो मैमेलियन क्लास में से प्राइमेट्स दे फिल द गैप। शुरू में सब प्राइमेट्स जो थे दे वर मोस्टली आर्बोरियल एंड ब्रैकिएटर। आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग, पेड़ों पर रह रहे थे। फिर यहाँ से यही स्टोरी आगे चली। फिर बाइपेडलिज्म आया। फिर बाइपेडलिज्म के बाद और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स, आर्केइक होमो सेपियंस और मॉडर्न होमो सेपियंस। सो डायरेक्ट मॉडर्न होमो सेपियंस पे आ जाते हैं। मॉडर्न होमो सेपियंस दे माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका 300,000 ईयर्स अगो, जिसका हमारे पास जेनेटिक एविडेंस है। ठीक है। फिर यहाँ से इस माइग्रेशन के बाद जो स्टोन रूल्स पे आते हैं, तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो साइक्लिकली इट गोज इनटू दिस सीजन फ्लक्चुएशन और साइकिल्स ऑफ ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड। सो ग्लेशियल एंड वार्म पीरियड ये कह सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक which means the old stone age, it fell under the glacial period. ग्लेशियल पीरियड मीन्स जैसे नाम से ही जाहिर है ज़्यादातर जगह पे बर्फ़ थी, और जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे वेजिटेशन होती नहीं। सो इसलिए उस स्टोन टूल के अंदर ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी सर्वाइवल के लिए इट वाज हंटिंग एक्टिविटी। फिर जब भी जहाँ भी स्नो वगैरह होती है, कोल्ड एरियाज होते हैं, तो आप एलन एंड बर्गमैन रूल की वजह से आपको पता है ना कि कोल्ड एरियाज के अंदर स्पीशीज दे आर यूजुअली वूली एंड फैटी। सो उस टाइम जो स्पीशीज थी ज़्यादातर बड़े बड़े साइज में थी, जैसे वूली राइनोसिरस कह सकते हैं, मैमथ्स कह सकते हैं, लार्ज साइज एलिफेंट्स। ज़्यादातर जो स्पीशीज थी दे वर लार्ज स्पीशीज, वेदर हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स, सब के सब लार्ज स्पीशीज थी। और वेजिटेशन ना होने की वजह से मेजर ऑक्यूपेशन जो था वो हंटिंग ही था, क्योंकि लार्ज स्पीशीज इज लाइक अ लार्ज बूटी, लार्ज रिवॉर्ड। तो यानी एक मेमथ को अगर आप इसका शिकार कर लो तो आपका पूरा कुनबा कुछ टाइम के लिए इज न्यूट्रिशनली सिक्योर। फिर यहाँ से पैलियोलिथिक से बाद में जो वार्म पीरियड स्टार्ट हुआ, होलोसीन ईपॉक, that's around 11,700 BC, and this time coincided with the onset of Mesolithic. So जब पेलियोलिथिक के अंदर आइस एजेस थी, ग्लेशियल टाइम था, तो मेजर ऑक्यूपेशन हंटिंग। तो जो स्टोन टूल्स थे दे वर लार्ज, दे वर क्रूड टूल्स, यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड ऑफ कोर्स यूनिटी, यूनाइटेड एफर्ट। लेकिन मीजोलिथिक के साथ ही वार्म फेज आ गया। वार्म फेज मतलब आइस मेल्टेड, आइस मेल्ट हुई तो वाटर बॉडीज आ गई। तो दो चीज़ें, जब वाटर बॉडीज होती है, आइस मेल्ट होती है, तो फर्स्ट वेजिटेशन एंड सेकंड ये कह सकते हैं मरीन स्पीशीज। तो अब मीजोलिथिक टाइम पे जो भी स्पीशीज थी, होमोसेपियंस थे, उनके लिए दो सोर्सेस थे। फर्स्ट डायरेक्ट वेजिटेशन एंड देन एक्वेटिक स्पीशीज, मरीन स्पीशीज, एक्वेटिक स्पीशीज ये, और थर्ड इसमें और डाल सकते हैं स्मॉल गेम। तो यहाँ पे जो पैलियोलिथिक का लार्ज गेम था इट गॉट रिप्लेस्ड बाय स्मॉल गेम। तो साथ में फिर जो टूल के अंदर भी चेंजेस हुए, जो क्रूड टूल्स से पैलियोलिथिक के अब यहाँ पे कुछ सोफिस्टिकेटेड हो गए, स्मॉल टूल्स, स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल टूल्स। फिर एक्वेटिक टूल्स अलग से आ गए। फिर
इसी के बाद नियोलिथिक पे बढ़ते हैं। तो इस टाइम के बाद जब नियोलिथिक पे आ गए, तो नियोलिथिक में आप जानते हैं कि इसको एक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। एग्रीकल्चरल चेंजेस हो सकते हैं। सेकंड हम कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट और डोमेस्टिकेशन। यानी कुल मिला के नियोलिथिक, इट paved the way, it provided the way for ये कह सकते हैं provided the base for our civilization, जिसको हम आज के टाइम में जो established civilization बोलते हैं, उसका बेस नियोलिथिक से शुरू हुआ था। और फिर इसके बाद यही है, नियोलिथिक के बाद जो सेटलमेंट्स थे, परमानेंट सेटलमेंट, जो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स थे, दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। और फिर उसी के बाद से स्मॉल सेटलमेंट, स्मॉल सेटलमेंट धीरे धीरे लार्ज सेटलमेंट्स, और इसी से फिर सिटीज, अर्बन एरियाज, किंगडम्स, एम्पायर्स, और रेस्ट इज द स्टोरी जो हम आज तक देख रहे हैं। सो अभी जो जो टॉपिक हम देख रहे हैं, एथनो आर्कियोलॉजी, सो उसके अंदर हमारे पास पहला ही क्वेश्चन यही है कि ये वाली जो सोसाइटी है, this transition from stone ages, paleolithic, mesolithic, neolithic, towards the modern civilization and the intervening period, तो ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, किस तरह से ये एक्सपोनेंशियल जो राइज हैं, ये किस तरह से हुआ। क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखें, सो नियोलिथिक बहुत ही रीसेंट है ना। जैसे आपको बताया कि प्राइमेट जो है, दे आर 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड पे, और उसमें जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, दे आल्सो क्वाइट ओल्ड कंपैरेटिवली, 300,000 ईयर्स ओल्ड। और फिर जो नियोलिथिक है, इट इज वो भी कंपैरेटिवली रीसेंट है। और इसके बाद में फिर ज़्यादा नहीं है, 3000 BCE की बात करें तो उस टाइम पे फिर दो चीज़ें आ गई, राइटिंग भी आ गई, एंड फर्स्ट सिटीज़। और फिर उसके बाद से वो सिविलाइजेशन जो है, ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है। यानी एक जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, वो ये है कि नियोलिथिक के बाद ये सारे जो स्मॉल सेटलमेंट है, स्मॉल सेटलमेंट मींस स्कैटर्ड नॉलेज, फ्रेगमेंटेड नॉलेज, ये सारी फ्रेगमेंटेड नॉलेज ये एक साथ आने लग गई। दे स्टार्टेड असेंबलिंग देमसेल्फ। और यही जो असेंबल्ड नॉलेज है, देन बहुत सारे मल्टीपल हेड्स, मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल लेसन्स, ये धीरे धीरे जब एक्यूमुलेट होते गए, तो डाउन द लाइन दे स्टार्टेड गेटिंग मैग्नीफाइड। तो जो यहाँ पे हम फिनोमिना देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल फिनोमिना, इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड नॉलेज। तो अब हमारा यहाँ पे आता है कि असल में इस टाइम पे स्टोन एज सोसाइटी का ट्रांजिशन किस तरह से हुआ, स्टोन एज सोसाइटी अपने आप में कैसी थी। और फिर स्टोन एज सोसाइटी के अलावा वी टॉक अबाउट ऑल द ह्यूमन कल्चरल पैसेजेस, कि ह्यूमन का यहाँ पे डाउन द लाइन ट्रांजिशन किस तरह से हुआ। तो अब एथनो आर्कियोलॉजी में जो भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, let's say we have the arms, we have the we usually find hearts, sometimes mounds, scattered stone flakes, stone chips, stone tools, the discards of stone and metal tools, then sometimes settlements जैसे हड़प्पा वगैरह, देन फिर उन्हीं सेटलमेंट्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, यूजुअली अब अलग अलग बताने की जगह स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जिनके अंदर टैंक हो गया, हाउसेस हो गया, ग्रेनरीज हो गई, ये सब। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये हमें मिला है, इन सब का मतलब क्या है, व्हाट इज इट। तो इसको समझने के लिए we take the help of ethnoarchaeology by merging both the present society and the past remains. So अब let's move on to the PDF. तो ये सब आइडिया तो आपको दे दिया, जैसे ये एथनोग्राफी द स्टडी ऑफ लिविंग पीपल, एंड आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ एंशियंट पीपल,
और फिर बात करते हैं एथनो आर्कियोलॉजी इज टू स्टडी द लिविंग पीपल, प्रेजेंट सोसाइटी को समझकर पास्ट सोसाइटी के बारे में अंदाजा लगाना। और ये सब तो बस आपके पढ़ने का काम का है ना। जो इसमें जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सर्वाइवल। तो एथनो आर्कियोलॉजी क्या क्या टूल्स यूज करती है उन पास्ट सोसाइटी को समझने के लिए। सो प्रेजेंट सोसाइटी तो समझना ही है, लेकिन प्रेजेंट जो सोसाइटीज हैं, जो प्रेजेंट पीपल हैं, प्रेजेंट एथनोग्राफिक अकाउंट हैं, उनमें देखना क्या है। सो फर्स्ट इज सर्वाइवल। तो सर्वाइवल यानी एथनो आर्कियोलॉजी उन प्रैक्टिसेस को, उन नॉलेज को या उन कल्चरल एट्रीब्यूट्स को देखती है विच हैज कंटिन्यूड थ्रू आउट द सेंचुरीज, which has continued through the generation with little or no change. तो एक तरह से दे आर कल्चरली कंटिन्यूअस। सो जैसे एग्जाम्पल कि जो हैंडमेड पॉटरी है या ओपन फायरिंग मेथड है, तो हैंडमेड पॉटरी जो आज भी लोग जो है हाथ से मटके, घड़े, जग या फिर दिए वगैरह बनाते हैं। सो यहाँ पे हैंड टर्न व्हील होता है। और राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर आज भी कुम्हार वगैरह जो होते हैं वो आज भी ये यही हैंड टर्न व्हील यूज करते हैं। और ओपन फायरिंग मेथड, इसके अंदर जो भी जितनी भी पॉटरी बनाई है, चाहे मटके हैं, दिए हैं, वेसेस हैं, गुलदस्ते हैं, इवन गुल्लक है, जो भी बनाते हैं, उन सब को फिर एक बड़ा सा खड्डा करके उसके अंदर ओपन वे में, बिना किसी फर्नेस के, ओपन फर्नेस कह सकते हैं, बड़े से गड्ढे, उसी के अंदर आग जलाकर वो सारी पॉटरीज हैं उनको बेक करते हैं। सो ये कुम्हार जो है ये, अब ये जो प्रैक्टिस है व्हील टर्न और ओपन फायरिंग मेथड, दे दे आर सर्वाइवल ऑफ द कैलकोलिथिक पीरियड। कैलकोलिथिक पीरियड है ये नियोलिथिक के जस्ट बाद आया था, क्योंकि इसके अंदर स्टोन के साथ कॉपर टूल्स यूज करने लग गए। सो अभी कैलकुलेटिक पीरियड के कोई भी एविडेंसेस मिलते हैं, जब दो मेथड है, रीडिंग मेथड हमारे पास, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, उनके थ्रू जब एज पता चलती है कि दिस पर्टिकुलर फाइंड इट बिलोंग टू द कैलकुलेटिक पीरियड, सो उसके हिसाब से उस टाइम भी यही सब एविडेंसेस मिले थे और वो प्रैक्टिस आज भी चल रही है। फिर ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड क्विंट्स, अब आज भी गांव में बहुत सारी जगह पे ये मुसल यूज करते हैं या फिर पेसल यूज करते हैं। तो पेस्टल वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। गाँव में आज भी जो मिर्च की चटनी बनाने के लिए या फिर मसाले कूटने के लिए, और उन्हीं का पेस्ट बनाने के लिए एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, इस तरह से स्टोन, रफ स्टोन प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर एक दूसरे स्टोन से, तो इसको हैमर पेसल कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेट्स से चिलीज हो गई, तो उनको फिर यहाँ पे ग्राइंड करते हैं। मसाले वगैरह हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, तो ये ग्राइंडिंग स्टोन जो है ये आज भी होता है, ग्राइंडिंग स्टोन एंड पेसल ये आज भी बहुत है। और ये चीज़ नियोलिथिक टाइम से चल रही है। सो ये एक एग्जांपल है सर्वाइवल का। फिर कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, चेंचूज हो गए, बिरहोर्स हो गए, तो वो आज भी स्टोन फ्लेक्स, बोज, वुडन टूल ये सब यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सर्वाइवल प्रैक्टिस है। फिर लेट्स मूव ऑन टू द पैरेलल। सो सर्वाइवल तो एक कल्चरली कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो आज भी चल रही है, पुराने टाइम से, स्टोन एजेस के टाइम से। पैरेलल जो है ये एक्चुअल में वो सिमिलैरिटीज हैं या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हर सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं। यानी दूसरे तरीके से कहें तो पैरेलल वो कल्चरल इन्वेंशंस हैं जो हर अलग अलग सोसाइटी में सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो डेवलप हुई है। जैसे जो मड एंड थैच रूफ है, तो अब जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि आज भी जहाँ पे ड्राई एरियाज हैं, स्पेशली राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आज भी घरों के अंदर जो दीवारें हैं
ये मड से बनाते हैं और उसके ऊपर जो छत है ये घास फूस की रखते हैं। तो ये उन ड्राई एरियाज के अंदर जो जो मड प्लास्टर है ये उस घर को ठंडा रखता है, और जो थैच है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। जो ज्योग्राफी में आपने अल्बीडो इफेक्ट पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हीट होने के बाद उसको रेडिएट करेगा, तो रेडिएशन के लिए वो चीज़ इंसुलेट होना ज़रूरी है। यानी और जो चीज़ जितनी ग्लीमिंग होगी, जितनी पॉलिश्ड होगी, वो उतना ही उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी। एनीवे, तो यहाँ पे ये जो मड एंड थैच स्ट्रक्चर हैं, तो ये जहाँ भी सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन है, जहाँ पे हॉट एंड ड्राई कंडीशंस हैं, जैसे अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे इंडिया में आपको बताया मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एंड मिडिल ईस्ट, ये तीनों ही जो है जहाँ पे जो सिमिलर लैटिट्यूड पे जो जितने भी कंट्रीज हैं सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में, उन सब पे मड एंड थैच इंडिपेंडेंटली अडॉप्ट हुआ या इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ। तो ये ये कह सकते हैं कि इन तीनों ही जो कम्युनिटीज हैं, अफ्रीका, इंडिया, मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पे ओल्ड टाइम, पुराने टाइम में तो कोई इस तरह का कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ नहीं। तो ये एक पैरेलल है कि सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, वो अपने आप इन्वेंट हो जाते हैं या अपने आप डेवलप होते हैं। फिर सेकंड पैरेलल जो है, जो सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में हर जगह पे इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ है, वो है स्टोन टूल मेकिंग। तो हर वो जगह जहाँ पे मेटल टूल्स नहीं है, तो वहाँ पे स्टोन टूल्स, स्टोन टेक्निक्स वो अपने आप डेवलप हुई है। और सेम जो पेस्टोरल सिस्टम है, जो नोमैडिज्म है, ट्रांसह्यूमेंस है, यानी जहाँ पे जो गडरिये होते हैं, जो पैस्टरल होते हैं, वो अपने फ्लॉक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। तो उनका जो ट्रांसह्यूमेंस है वो इट सर्कुलेट बिटवीन द ड्राई कंडीशन एंड द मानसून। तो जब रेनी डेज होते हैं तब उनका मूवमेंट अलग होता है, ड्राई डेज है तब उनका मूवमेंट अलग होता है। तो ये जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है, ये इंडिया में और दूसरी जगह पे जहाँ भी पास्चर्स हैं, यानी सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ भी पास्चर्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अपने आप हुई। तो यहाँ पे जैसे जो गुजरात के अंदर रबारी है, राजस्थान के अंदर रायका है, फिर पहाड़ों के अंदर भोटिया है, बकरवाल है, और फिर है ना आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो मंगोलियन हर्डर्स हैं। फिर यही सेम चीज़ हम जो लेवेंट के जो स्पेनिश शेफर्ड्स कह सकते हैं, वो उनका कह सकते हैं। सेम अर्जेंटीना के अंदर पास्चर्स हैं, तो वो वहाँ भी नोमैड्स हैं। तो यहाँ पे एक एनवायरमेंटल क्यू है, तो उस एनवायरमेंटल क्यू की वजह से हर जगह पे सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप हुई। और ये थोड़ी है कि जो मंगोलियन हर्डर्स हैं उन्होंने गुजरात के रबारी से सीखा, गुजरात के रबारी जो है उन्होंने स्पेनिश शेफर्ड से सीखा, स्पेनिश शेफर्ड्स ने फिर अमेरिकन काउबॉय से सीखा। तो ये तो हम खुद जानते हैं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये कल्चरल चीज़ें अपने आप डेवलप हुई। एक चीज़ ये भी है कि मैंने आपको अभी शुरू में इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी लंबा दिया है। वो इसलिए क्योंकि इस पीडीएफ के लास्ट में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो जब मैंने सर्च किए तो मैं भी हैरान रह गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। ये करीब पिछले 10 साल के अंदर इसके 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस आए हैं। यानी हर कह सकते हैं हर पेपर के अंदर ही इसका कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर 10 से 15 मार्क्स के होते हैं, लेकिन होते हैं और सिमिलर थीम है। और मुझे समझ में आया कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसको बेसिक्स ना दिमाग में घुस जाए, तो बाकी ये केस स्टडीज जो हैं इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनके बारे में नहीं है। सिर्फ आपको हंटिंग फॉरेजिंग कम्युनिटीज़ के बारे में या पास्टरल कम्युनिटी या एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ। एनीवे, सो यहाँ पे जो सिलेबस में है, एथनो आर्कियोलॉजी अमंग हंटिंग एंड फोरेजिंग कम्युनिटीज। सो व्हाट द सब हेडिंग ट्राइंग टू आस्क यू कि हंटिंग एंड फोरेजिंग कम्युनिटीज के अंदर
वो कौन सी लिविंग प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन से पैरेलल्स एंड सर्वाइवल्स हैं जिनसे हम उनका पास्ट समझ सकें। सो फर्स्ट केस स्टडीज हैं जो चेंचूज हैं ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, एंड दे इनहेबिट द नल्लामल्ला हिल्स इन ईस्टर्न घाट्स। सो अब उनकी प्रैक्टिसेस की बात करें, सो जिनकी जो पैरेलल इन्वेंशंस हैं, और ये चीज़ें जो चेंचूज में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वही चीज़ें मीजोलिथिक हंटर गैदरर्स में ये उनके फॉसिल रिमेन से सामने आई। सो फर्स्ट, ये द यूज ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड केव्स फॉर टेम्पररी हैबिटेशन। तो ये जो चेंचूज की जो आदत है, ये जो यूसेज है, ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न मीजोलिथिक कम्युनिटीज में भी मिला। फिर उसके बाद द यूज ऑफ दिस सिंपल स्टोन फ्लेक्स एंड वुडन इम्प्लीमेंट्स, और ये उनकी जो हंटिंग एंड फोरेजिंग, जो हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटीज के लिए है, ये स्टोन टूल्स को वो कटिंग के लिए, डिगिंग के लिए, हंटिंग के लिए यूज करते हैं। और जिस तरह के वो स्टोन फ्लेक्स बनाते हैं, स्टोन फ्लेक्स समझ रहे हैं ना, ये स्टोन है, अगर ये स्टोन को हम किसी हैमर स्टोन से, शार्पर स्टोन से अगर हम इसको ऑब्लिक, परपेंडिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर एंगल से इसको हिट करेंगे, तो देन द चिप विल बर्न आउट। तो ये जो चिप्स हैं, जो शार्पर कह सकते हैं स्टोन कट्स हैं, तो वो चिप्स या वो स्टोन फ्लेक्स, वो एक तरह से स्टोन टूल है, क्योंकि उस कट के अंदर या उस फ्लेक के अंदर एक हिस्सा जो है, जैसे यही हम बात करते हैं, यही फ्लेक है, तो उसके अंदर एक हिस्सा उसका इस तरह से शार्प होगा। और खैर ये चीज़ें जो है दूसरे वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाई है, बट आपको यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये स्टोन फ्लेक्स वो यूज़ करते हैं। और यही स्टोन फ्लेक्स जो है वो होलोसीन साइट्स, होलोसीन अभी आपको बताया, होलोसीन कोइंसाइडेड विद द मेसोलिथिक कम्युनिटी। तो जो मेसोलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं थ्रू डेटिंग मेथड जिनसे पता चला है, तो उनके अंदर भी सेम टूल्स मिले हैं। तो ये एक तरह से पैरेलल है। फिर सेकंड जो है सीजनल मोबिलिटी। तो सीजनल मोबिलिटी ये है कि जो चेंचूज जो हैं, दे क्लियर द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स, और फिर उसके बाद जब भी बारिश होती है, बारिश का टाइम होता है, तो दे शिफ्ट टुवर्ड्स रिवर वैली। सो ये जो मोबिलिटी है, ये भी पुराने जो प्री हिस्टोरिक ग्रुप्स हैं, मेसोलिथिक ग्रुप्स हैं, उसके अंदर भी सेम पैटर्न। फिर नेक्स्ट, जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स मतलब जो चूल्हा उनका होता है, और स्टोन चिप्स यानी जो फ्लेक्स हैं, एंड देन द डिस्कार्डेड फूड रिमेन्स। सो ये सारी की सारी चीज़ें, दे प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट क्लू अबाउट साइट फॉर्मेशन प्रोसेस। तो साइट फॉर्मेशन प्रोसेस ये है कि क्योंकि एथनो आर्कियोलॉजी में करना यही है कि लिविंग सोसाइटी है, उनको स्टडी करके पास्ट सोसाइटी को समझना। सो ये इस तरह से इसका लूप है, फ्रॉम द लिविंग टू द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। तो अभी चेंचूज जिस तरह से उस अपनी लोकेलिटी के अंदर, मोबाइल ग्रुप्स के अंदर किसी जगह पे रुकते हैं, देन वो वहाँ पे किस तरह के उनके हर्ट्स होते हैं, सर्कुलर्स हैं, रेक्टेंगुलर है, किस तरह से वो स्टोन टूल्स यूज करते हैं, फिर उनका फूड किस तरह से डिस्कार्ड करते हैं। तो यही चीज इससे पता चलता है कि किसी मिजोलिथिक साइट को, जब वो मिजोलिथिक साइट को एक्सकवेट करते हैं और वहां पे जब सिमिलर पैटर्न देखते हैं, तब उनको समझ में आता है कि यस, उस वक्त के मिजोलिथिक सोसाइटी में उस वक्त के हंटर्स गैदरर्स ने इस तरह से साइट यूज की होगी, इस तरह से इनका फूड डिस्कार्ड हुआ होगा, इस तरह से उनकी मोबिलिटी रही होगी। सेकंड केस स्टडी जो है बिरहोर्स और हिल खारिया की है। सो यहाँ पे अगेन फॉरेस्ट बेस्ड सबसिस्टेंस मींस फॉरेस्ट बेस्ड लाइफस्टाइल है, और अभी भी दे हंट स्मॉल एनिमल्स यूजिंग बो, एरो एंड बैम्बू ट्रैप्स। तो जब भी स्मॉल एनिमल्स की बात करते हैं, देन इट इज वन ऑफ द मेसोलिथिक एक्टिविटी या मेसोलिथिक हैबिट। और बोज, एरो, बैम्बू ट्रैप, ये सब के सब जो है ये मेसोलिथिक टाइम में है। क्योंकि आपको बैकग्राउंड इसीलिए दिया था क्योंकि पेलियोलिथिक के अंदर लार्ज एनिमल थे,
और लार्ज एनिमल बोज एंड एरोर से, इनसे तो वो मरने वाले नहीं है, उनका हंटिंग पॉसिबल नहीं है। मेसोलिथिक में बड़े टूल्स थे, क्रूडर एंड शार्प टूल्स थे। ये मेसोलिथिक में वार्म कंडीशन के टाइम पे ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द क्रूड टूल्स टू द सोफिस्टिकेटेड स्मॉल टूल्स। सो ये यहाँ पे बिरहोर्स के अंदर भी यही चीज, यही पैटर्न सामने नजर आते हैं। सो बो एंड एरो हो गया। फिर ये जो साइट फॉर्मेशन प्रोसेस है, विच इज द लेआउट ऑफ फॉरेस्ट कैंप्स। तो ये है कि वो उस फॉरेस्ट कैंप में किस तरह से रुक रहे हैं ना, उनका एनकैंपमेंट किसका बना हुआ है, लीफ एंड बैम्बू हट्स का। सो अगेन यहाँ पे ये चीज है कि आखिर हम आज जो हिल खारिया है, अगर वो जंगल में अगर बैम्बू की एक झोपड़ी बना के एक टेम्पररी कैंप बना रहे हैं और उनकी थैच रूफ है, तो उससे कैसे समझ में आता है कि आज के 12,000 साल पहले, 12 या 14,000 साल पहले कोई कम्युनिटी, कोई मीजोलिथिक कम्युनिटी इस तरह से रह रही होगी। सो वो कल्चर की डेफिनेशन में, क्योंकि कल्चर इज द सक्सेसफुल transmission of knowledge that helps in survival and progress of that community। तो यानी अगर कोई कम्युनिटी सरवाइव हुई है, तो यानी उसका नॉलेज सिस्टम इट इज़ वेरीफाइड, और वो वेरीफाइड सिस्टम जब ट्रांसमिट होगा तो वही डाउन द लाइन वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अगेन यहाँ पे जिस तरह से वो रह रहे हैं, वो रह रहे हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं, यानी उनके एंसेस्टर भी इसी तरह से सरवाइव कर रहे होंगे, है ना। और डाउन द लाइन प्रोग्रेस में कुछ, है ना, कुछ मिसमैचेस तो हुए होंगे, कुछ एडवांसमेंट, कुछ चेंजेस तो हुए होंगे, बट इतने भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। खैर, तो ये भी एक समझ में आता है, एक आइडिया लगता है कि उस वक्त मिजोलिथिक साइट्स किस तरह से रही होगी। फिर उनके जो हनी एक्सट्रैक्शन गैदरिंग मेथड्स हैं, फिर लैंड केयरिंग मेथड्स है, ये पैटर्न्स है, इनसे भी समझ में आता है। और अगेन फिर उनकी जो साइट फॉर्मेशन है, कि स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं, फूड रिफ्यूज हैं, ऐश हीप्स हैं, वो उन सब जो डेब्रिस पैटर्न है, डिस्कार्ड पैटर्न है, उनसे सब उनके साइट फॉर्मेशंस के बारे में समझ में आता है। फिर जो नेक्स्ट केस स्टडीज हैं, इट इज़ अबाउट फिशिंग कम्युनिटीज ऑफ केरला एंड उड़ीसा। तो केरला की जो मुक्कुवर्स हैं और खड़ाइयन काईबर्ता ऑफ उड़ीसा। अब ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं, दे यूज डग आउट कैनो, दे यूज स्टोन वेट्स फॉर नेट, शेल स्क्रैपर्स एंड शेल मिडन्स। अब डग आउट कैनो, अगर आपको पता हो, कैनो मतलब एक छोटी सी बोट होती है इस शेप में, और इसमें बीच के अंदर एक स्पेस रखा जाता है, फिर जिसमें जो भी साथ में जो आदमी होते हैं, एक या दो, उनके ओट्स होते हैं। तो ये एक तरह से एक कह सकते हैं एक मोबाइल एंड क्वाइट हैंडी वे ऑफ मोबिलिटी। और यही सेम मोबाइल यूनिट जो है, यही सेम पैटर्न, यही सेम स्ट्रक्चर, ये काफ़ी टाइम से है, मीजोलिथिक टाइम से। अगेन यहाँ पे हम ज़्यादातर मीजोलिथिक टाइम के बारे में ही देखेंगे, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या उसके बाद की, क्योंकि पैलियोलिथिक का आपको पता है ग्लेशियल टाइम था, तो ज़्यादातर उसके बारे में एविडेंसेस जो हैं उनका मतलब इतना सिग्निफिकेंस नहीं, इतनी वैरायटी नहीं है जितना मेसोलिथिक, नियोलिथिक के डाउन द लाइन है। फिर जो नेट्स हैं, जो फिश फिश कैच के लिए जो नेट के जो कॉर्नर्स हैं, उन पे स्टोन वेट यूज करते हैं ताकि नेट स्टेबल रहे और काफ़ी सारा जो फिश कैच जो है उसको कलेक्ट कर सके। फिर शेल स्क्रैपर्स, यानी जो शेल्स हैं उनको हटाने के लिए। और यही सेम चीज़ें जो है, जो नियोलिथिक कोस्टल साइट्स हैं, टेरी साइट्स इन तमिलनाडु और गोलबाई फैसन इन उड़ीसा, इन दोनों में सिमिलर पैटर्न मिले हैं। फिर फिशिंग पैटर्न्स। अब यहाँ पे एथनो आर्कियोलॉजी ये लिविंग सोसाइटीज़ को इसलिए भी उनको समझने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो अभी जो रियल वर्ल्डली जो चीज़ें हैं, जो आर्टिफैक्ट्स नहीं बता सकते, जैसे किस तरह से उनका एनकैंपमेंट रहा होगा, किस तरह से उनकी मोबिलिटी रही होगी, किस तरह से
उनके हंटिंग या फिशिंग पैटर्न्स रहे होंगे, तो वो सब आज की सोसाइटी को देख कर वो फिर इन्फर करते हैं। और शेल मिडल्स, सो जिस तरह से जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे जो माउंट्स होते हैं, हीप्स होते हैं डिस्कार्ड्स के, तो वैसे ही जो शेल मिडल्स हैं, दे आर पाइल्स ऑफ हीप्स ऑफ डिस्कार्डेड शेल्स। तो ये भी सिमिलर जो उस वक्त पुरानी सोसाइटीज हैं उनके बारे में एक आइडिया देते हैं। और फिर एक जुआंग है, और जुआंग के बारे में है कि ये अभी भी बोज, एरो एंड डिगिंग स्टिक्स यूज करते हैं सबसिस्टेंस। तो उनके जो हंटिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं वो अभी भी मेजोलिथिक है। फिर जो उनका सीजनल कैंप है, स्टोरेज पैटर्न्स है, वो भी वैसे ही है। फिर हम बढ़ते हैं पास्टरल कम्युनिटीज की तरफ। तो पास्टरल कम्युनिटीज जो नोमैडिक पास्टरल होते हैं, यानी वो अपने फ्लॉक को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो जैसे राजस्थान की जो रायका है, रायका हो गए या रबारी हो गए, और महाराष्ट्र के जो मालधारी हैं, महाराष्ट्र गुजरात के, तो ये सेम कम्युनिटीज हैं। रबारी, मालधारी एंड रायका, तीनों ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनके अंदर फैले हुए हैं। और इनके अंदर जैसे रायका जो है, यू नो, दे मूव विद द स्टॉक ऑफ कैमल। फिर रबारी जो है, ये कैमल एंड कैटल दोनों, और मालधारी जो है वो शीप एंड कैटल। इस तरह से इनका मूवमेंट चलता है। तो जब ये मूव करते हैं, राजस्थान वाले गुजरात और मध्य प्रदेश जाते हैं, गुजरात वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश वाले महाराष्ट्र या फिर किसी और जगह जाते हैं, तो यहाँ पे जो द जर्नी है ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स टेम्पररी इनकैंपमेंट। बीच में रुक के अपना कैंप बनाते हैं। तो कैंप वो किस तरह से, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं उनके अंदर, ग्रास, मड, ब्रांचेस। और फिर उसके अंदर ये भी होता है उनका हर्थ पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि कहीं किसी जगह पे रुकेंगे तो कुछ खाएंगे। तो फिर जो अपना चूल्हा है, जो स्टोन टूल से, वो किस तरह से बनाएंगे। फिर जो भी वो उनका फूड है, वेजिटेशन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड है, तो जो एनिमल बोन्स यूज हुई है वहाँ पे, तो उसमें किस तरह के कट मार्क्स हैं, सिरामिक स्टाइल्स कि जो उनके पास जो भी उनके बर्तन हैं, तो वो बर्तन किस चीज़ के बने हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं, कहाँ से ट्रेड किए हुए हैं। फिर जो लिविंग सोसाइटी, उनसे समझ में आता है कि सीजनल मोबिलिटी किस तरह से रही होगी। तो और जैसे सर्कुलर हर्ट्स मतलब चूल्हा वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। ये यहाँ पे स्टोन्स हैं, उन स्टोन को रख के फिर उसके बाद ऊपर जो भी उनका बर्तन होता है। और फिर जो भी ब्रोकन पॉटरी, तो यहाँ पे एक ये सकमस्टेंशियल एविडेंस है कि ज़्यादातर जो पॉटरी साथ में लेके जाते हैं, तो उनमें से जो काम नहीं आती, टूट जाती है, तो फिर वो उनको वहीं पे अपने जो भी कैंप होता है उसके बाहर ही उसको डिस्कार्ड करते हैं। सो ये जो डिस्कार्ड है डाउन द लाइन, धीरे धीरे जब कभी एक्सकवेट होता है, तब फिर जब वो चीज़ सामने आती है, तब फिर उस जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास सवाल होता है कि आखिर ये चीज़ क्यों डाली गई, है ना, यहाँ पे। ये तो अभी जो प्रेजेंट सोसाइटी है, लिविंग सोसाइटी, उनके मूवमेंट को देख के समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉटरी जो है, और या फिर ये जो हीप्स हैं, पाइल्स हैं, ये इस तरह से डिस्कार्ड हुए होंगे। और फिर साथ में ये भी है कि ये जितने भी नोमैडिक पास्टरल हैं, तो ये इनका मूवमेंट यूजुअली, है ना, अपने फ्लॉक्स को लेकर तो होता ही है। फ्लॉक को वो उनको चरा भी देते हैं। फिर जो भी उनका फ्लॉक होता है उसमें से जो कम ऑफ एज पर्टिकुलर टाइम हो जाता है, तो उनको बेच भी देते हैं, एक्सचेंज भी कर देते हैं। और उसके साथ ही उनका एक्सचेंज भी चलता है ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल एंड हाइड्स। तो इससे ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे जो नियोलिथिक हर्डर्स या नियोलिथिक पास्टरल थे, हाउ दे इंटरेक्टेड विद मेन स्ट्रीम नियोलिथिक फार्मर्स, जो जो शटल नियोलिथिक फार्मर्स हैं, तो उनके साथ किस तरह से इन जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं, इन्होंने ट्रेड स्टैब्लिश किया होगा, और किस तरह से दे कुड हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट नोड इन द होल ट्रेड नेटवर्क। सिमिलरली ये एक
जैसे ये यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला सेमी ट्रॉपिकल नोमैडिज्म है। तो अब चांगपास जो है वो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं एक तरफ, तो उनका एक टेम्परेट एरिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग चांगपास जो लद्दाख में है, एक टेम्परेट एरिया है, एक कोल्ड डेजर्ट है। तो ये याक, गोट और शीप हर्डिंग में, और साथ में इनके पास एक्सचेंज के लिए पाशमीना वूल होती है। और यहाँ पे इनका जो भी अडेप्टेशन है, मूवमेंट है, वो सब जो ब्रॉन्ज एज से जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन सब के उन सब का एक पैरेलल क्रिएट करता है। फिर जैसे उनका जो कैंप्स हैं, इट इंक्लूड स्टोन कोरल्स फॉर एनिमल्स, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स हैं, जो उनका फ्लॉक है, उनको भी तो ठंड से बचाना है। फिर जो उनके खुद के जो कैंप्स हैं, उनके टेंट्स हैं, वो दे आर मेड ऑफ याक फर, याक हेयर्स। और फिर रॉक शेल्टर्स हैं ताकि फ्रॉस्ट बाइट नहीं हो। तो ये सब जो जो आर्ट जो प्रेजेंट पैटर्न है, इससे पता चलता है। और इसी को जब को रिलेट करते हैं, जब उनके खुद जो दूसरे एक्सकेवेशन, पास्ट एक्सकेवेशन हैं, उनसे पता चला है कि ब्रॉन्ज एज के अंदर भी यही सेम चीज चलती थी। लेक्चर बहुत लंबा है। एनीवे, और जिस तरह से रायका, रबारी, मालधारी के अंदर एक्सचेंज नेटवर्क की बात हुई है, तो यहाँ भी वही एक्सचेंज नेटवर्क, क्योंकि जो अगर जितने भी मोबाइल पीपल होते हैं, जैसे बंजारा के बारे में आपने सुना होगा, तो बंजारा तो स्पेशली ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, मोबाइल ट्रेडिंग कम्युनिटीज। सिमिलरली जितने भी नोमैडिक पास्टरल होते हैं, तो वैसे जा ही रहे हैं, और उनके पास फ्लॉक है, उनके पास कह सकते हैं पैक एनिमल्स हैं, रॉट एनिमल्स हैं, ऑलरेडी वो कैरी कर सकते हैं। तो फिर वो साथ में ट्रेड करते ही हैं। तो वूल, मीट, सॉल्ट, टी, जितने भी लोकल चीज़ें हैं उन सब के लिए। और साथ में जितने दूसरे जो कह सकते हैं थिंग्स हैं, लैपिस लेजुली हो गया, कार्नेलियन हो गया, मेटल हो गया, तो उनका ट्रेड भी इसी तरह से इस्टेब्लिश हुआ। फिर राजस्थान की रायका की आपको बता दी। एक टोडा की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक हमने एग्जाम्पल सेमी ट्रॉपिकल का लिया, एक टेम्परेट का लिया, तो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ट्रॉपिकल का ले लेते हैं। टोडा जो है नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में रहते हैं। और टोडा के बारे में आपको जो सबसे फेमस है, इट इज देयर बफेलो सेंटर्ड इकोनॉमी। तो आप ये चीज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखें, एक तरह से नेमोनिक्स है। टोडा मीन्स बफेलो, उनकी पूरी इकोनॉमी बफेलो पे ही होती है। तो उनका डेयरी बेस्ड पास्टरलिज्म है। तो यहाँ पे ये होता है, मैन ऑलवेज टेंड टू द बफेलो। पूरा जो काम है, भैंस को नहलाना है, उसको तैयार करना है, उसको लेके जाना है, चराना है, और जितना भी उसका केयरिंग है, उसका दूध निकालना है, वो सब काम जो है वो सब मैन करते हैं। एंड देन ट्रेडिंग का काम जो है वो सब वीमेन करती है। तो ये पूरी केयर करने वाला काम जो है ये टोडास का है। तो टोडा का इम्पॉर्टेंट नोड है कोटा। तो क्योंकि यहाँ पे टोडा जो है, ये दे आर टू फुली एंग्रोस इन दिस बफेलो थिंग, बफेलो सेंट्रेड इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो उनका ट्रेड है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट नोड एक और दूसरी इंडिजिनस कम्युनिटी है कोटा, और वो उनके लिए लेके आती है जितने भी चीज़ें हैं। तो कोटा इट्स लाइक अ ट्रेड नोड। एनीवे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे एक नया डायमेंशन निकल के आता है कि किस तरह से ये सेम जो पास्टरलिज्म है, डेयरी बेस्ड पास्टरलिज्म, ये भी बहुत सालों से चल रहा है। सो यहाँ पे आर्कियोलॉजीज, दे फाइंड दीज रिचुअल पास्टरल स्ट्रक्चर इन वेरियस साउथ इंडियन साइट्स। तो टोडा से उनको ये चीज़ और समझ में आती है। फिर हम बात करते हैं पेजेंट एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की। तो पेजेंट की बात करते हैं, तो जितनी भी सेंट्रल इंडियन कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लाइक गोंड हो गया, बैगा हो गया, भील हो गया, ऑल ऑफ देम दे स्टिल प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन कॉल्ड बेवार। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये ड्राई सीजन में एक फॉरेस्ट पैच को वो क्लियर करके, जो भी
वहाँ पे क्लियर करने के बाद जो भी वेजिटेशन है, द क्लियर्ड वेजिटेशन, उसको जला के फिर उसमें ब्रॉडकास्ट सीड्स, चाहे मिलेट हो, राइस हो, मेज हो, वीट हो, वो सब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, बो देते हैं, और फिर बारिश में आने के बाद जो भी उनके अंदर उगता है वो उसको काट लेते हैं। तो यही प्रैक्टिस जो है, इट हैज बीन देयर सिंस द नियोलिथिक टाइम, विच इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो और यही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, यही इंडिया की द फर्स्ट फार्मिंग अटेम्प्ट है। जो सबसे पहले जो नियोलिथिक फार्मर सेटल हुए होंगे, मेसोलिथिक से नियोलिथिक में सेटलमेंट में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने किया होगा आज के 8-9 हज़ार साल पहले, तो वो यही था। और फिर जो उनके जो टूल्स हैं, सिंपल टूल्स, वुडन टूल्स, डिगिंग स्टिक्स, स्टोन ग्राइंडर्स, ये सारे के सारे जो है ये नियोलिथिक और कैलकोलिथिक साइट्स पे मिले हैं। फिर अगली जो केस स्टडीज हैं, इट इज अबाउट राइस ग्रोइंग कम्युनिटीज इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स, तो उनकी हिल स्लोप्स पे आज भी टेरेस कल्टीवेशन होता है। और जो इरिगेशन है, इट इज यू नो accompanied by the help of bamboo aqueducts। तो बैम्बू एक्वेडक्ट में क्या करते हैं, बैम्बू को काट के उस बैम्बू से एक लॉन्ग चेन क्रिएट करते हैं पाइप्स की, और यही से स्टेप बाय स्टेप वही पानी जो है, ड्रिप बाय ड्रिप, वो उन टेरेसेस पे, उन स्लोप्स पे या उन पैचेस पे धीरे धीरे पहुंचता रहता है। फिर एक तो ये हो गया। फिर इसी के साथ जो दूसरा एविडेंस है, वो है ब्रह्मपुत्र और गंगा वैली। तो जो ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, जिसके अंदर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाता है, तो यहाँ पे वेस्ट वेट राइस सिस्टम है, जिसको जो ट्रांसप्लांटेशन का आपने सुना होगा। तो ये जो वेट राइस सिस्टम है, ये, और सेकंड जो टेरेस कल्टीवेशन और बैम्बू एक्विडक्ट, ये सारे के सारे, ये जो पुराने नियोलिथिक साइट्स हैं, दाउजली, हेडिंग, कोल्डीवा, यहाँ पे भी मिले हैं। तो यहाँ पे इन नियोलिथिक साइट पे सेम चीज मिली है, और वही चीज प्रेजेंट में हो रही है। तो अब आप एथनो आर्कियोलॉजी का समझ रहे हैं कि सेम उनके पास इन्हीं चीजों के एविडेंसेस, टेरेस फील्ड्स के, बैम्बू एक्विडक्ट एक्विडक्ट्स के, या जो डाइवर्जन्स हैं, बैम्बू डाइवर्जन्स हैं, उनके सबके मिले, और प्रेजेंट सोसाइटी यही कर रही है। तो फिर सिंपल इंटरप्रिटेशन, सिंपल इन्फ्रेंस यही होता है कि ये एक तरह से कल्चरल सर्वाइवल है, यानी कल्चरली कंटिन्यूअस है। सिमिलरली साउथ इंडिया के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर जो भी जो टैंक्स हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर, जो आयरन एज के टाइम पे, आयरन एज कॉपर एज के बाद आया था, कैलकोलिथिक के बाद। तो आयरन एज के बाद जो भी विलेज कम्युनिटीज जो होती थी, वो विलेज टैंक्स के अराउंड ही वो सिचुएट होती थी। जिस तरह से बाद में आपने देखा है कि जो विलेज टेम्पल है, उस टेम्पल के आसपास ये चीज़ें सेंटर होने लग गई। तो ये चीज़ें शुरू हुई थी आयरन एज के टाइम पे, या इवन उससे पहले के टाइम पे भी। जो विलेज टैंक था, उसी टैंक के आसपास ही धीरे धीरे जब यू नो वैदिक वैदिक टाइम आया, भक्ति ट्रेडिशन आया, तो ये टेम्पल आ गया। लेकिन पहले पहले ये टेम्पल विलेज टैंक होता था, वाटर बॉडी, और उसी वाटर बॉडी के आसपास सेटलमेंट शुरू हो गए। जिस तरह से जो गंगा वैली के अंदर देखें, तो जहाँ भी रिवर है उसके आसपास मेजर सेटलमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो टैंक कहें, चेक डैम्स कहें, कैनल्स कहें, वाटर स्टोरेज के जितने भी सिस्टम हैं, ऑल ऑफ देम दे हैव एविडेंसेस इन द पास्ट। सो ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन मिली है। और भी जो तो तमिलनाडु के अंदर और भी जो जहाँ भी एक्सकवेशन हुए हैं, जैसे आदिचनल्लूर हो गया, उरयूर हो गया, तो वहाँ भी सेम टेम्पल स्ट्रक्चर है। टेम्पल स्ट्रक्चर के पास सिमिलर जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेटलमेंट है, वो मिला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्ट एंड क्राफ्ट, जो लास्ट पार्ट है। तो पॉटरी ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो शुरू में ही आपको बताया था कि जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब के जो कुमार हैं या प्रजापति है,
तो ज़्यादातर ये दोनों एक ही होता है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, और आज भी वो हैंड टर्न व्हील यूज़ करते हैं। हैंड टर्न व्हील अगर आपने नहीं देखा हो तो वैसे यूट्यूब वगैरह में आते हैं, आप कहेंगे तो दो तीन गैलरीज भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं। तो हैंड टर्न व्हील में होता है कि एक बड़ा सा चाक होता है, चाक मतलब व्हील। उसी व्हील को घुमाते हैं, मिट्टी का बना हुआ होता है, और वो घूमता है, फिर उसके ऊपर जो वेट क्ले होती है, उस वेट क्ले को अपने हाथों से शेप देते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है, ये नियोलिथिक टाइम से चल रही है। फिर ओपन किल, ओपन किल मतलब ओपन फर्नेस, यानी जो भी बनाए जाते हैं, चाहे मटके हो, चाहे वेसेस हो, या कोई भी अर्दन ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब के सब किसी क्लोज फर्नेस के अंदर नहीं, बल्कि ओपन एक बड़ा सा खड्डा कर लेते हैं, बहुत बड़ा सा, और फिर उसके अंदर आग जला के फिर उन वो जितने भी मिट्टी की चीजें हैं उनको पकाते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्ले से लेकर फायरिंग और डेकोरेशन तक। डेकोरेशन मतलब उसमें लास्ट में जो मोटिव्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, जो जैसे राजस्थान में जो मटके बनते हैं, वो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, बाहर लाल मिट्टी होती है, अंदर वो ब्लैक रखते हैं, फिर लाल मिट्टी के ऊपर वो वाइट पैटर्न्स बनाते हैं, वाइट मोटिव्स बनाते हैं। सो जिसको वाइट एंड रेड वेयर बोल सकते हैं। फिर कहीं पे ब्लैक एंड रेड वेयर होते हैं, साउथ इंडिया के अंदर ब्लैक एंड रेड वेयर है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मैच करती है। कि सिमिलरली हर जगह पे नियोलिथिक साइट में भी रेड एंड वेयर मिले हैं, है ना, कह सकते हैं नो, ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं, ब्लैक एंड वाइट वेयर्स मिले हैं, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स मिले हैं। तो ये सब मोटिव्स की टेक्निक्स हैं, और हर जगह पे अलग अलग, जिस जगह पे जो चीज़ अवेलेबल है उनको लेकर। तो यहाँ पे जैसे देर का इनाम गांव हो गया, नावड़ातोली हो गया, तो यहाँ भी सेम जो डेब्रिस है, वेस्टर्स हैं, इन सब से पता चला है। फिर जो मोटिव्स हैं, यानी कौन सी लाइन यूज करते हैं, किस तरह के डिजाइन्स हैं, कौन से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, वो सब के सब हर जगह पे मिले हैं। चाहे वो हड़प्पा कहें, जोरवे कहें, मालवा कहें। हड़प्पा आप जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर जोरवे एंड मालवा यानी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी अलग अलग मिले हैं, जैसे कहीं पे वही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये हर जगह पे अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइन्स हैं। तो उससे भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला ही है, तो उसी से फिर मैच करते हैं कि किस तरह से वो चीज़ एक सर्वाइवल वे में कल्चरली कंटिन्यूस चल रही है। फिर नेक्स्ट केस स्टडी है मेटल वर्किंग कम्युनिटीज़, जहाँ पे जो मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आयरन स्मेल्टिंग। तो जो लोहार का आपने सुना होगा कि जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर लोहार जो हैं, फिर जो झारखंड के अंदर जो असुर ट्राइब्स हैं, तो ये लोग हजारों सालों से वही सेम नियोलिथिक, नियोलिथिक तो नहीं कह सकते, नियोलिथिक के बाद कैलकोलिथिक एंड आयरन एज, क्योंकि नियोलिथिक में मेटल टूल्स नहीं थे, लेकिन कैलकोलिथिक में कॉपर कॉपर टूल्स आए, फिर आयरन एज के अंदर आयरन टूल्स। तो उसके बाद से ये जो मेटलर्जिकल टेक्निक्स हैं, ये चल रही है, और ये जो कम्युनिटीज हैं लोहार एंड असुर, ये अभी भी वो आयरन एज वाली टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा कि सेम जो टेक्निक्स हैं, वो दूसरी जगह जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटो एंड सेंट्रल इंडिया में, वहां पे भी मिली है। तो जो क्ले फर्नेस है, यानी जिसके अंदर वो अपने मेटल को या स्लैग को गर्म करते हैं। फिर जो बेलोज होती है, बेलोज यानी जब फर्नेस होती है, तो उन फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना वो जरूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वो एक डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हो जाएगी। जो क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जानते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक केमिकल प्रोसेस क्या होती है, एनारोबिक केमिकल प्रोसेस क्या होती है, और दोनों के ही अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे कितनी एयर पहुंचानी है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है।
तो अब वो ऑक्सीजन उन फर्नेसेस के अंदर फूंक तो नहीं दे सकते, है ना। और पुराने नियोलिथिक आयरन एज के टाइम पे कोई फैन भी या फिर कोई ब्लोअर नहीं थे, तो वो यूज करते थे बैलोज। तो बैलोज ऐसे होता है, जो एनिमल्स की जो खाल है, जानवर की जो खाल है, उसी खाल से एक कुपी बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक फर्नेस का माउथ है, इस तरह से। इस फर्नेस के माउथ पे इस तरह का एक गुब्बारे के शेप में एक एनिमल हाइड यूज करते हैं। ये यहाँ पे पूरी जानवर की खाल है, ठीक है, और ये इसका मुंह बंद कर दिया। अब और इसको बोलते हैं बेलोज। अब इसको जैसे ही दबाएंगे तो फर्नेस के अंदर एयर पहुंचेगी, एयर यानी ऑक्सीजन, एंड देन इट विल बी एन एरोबिक केमिकल प्रोसेस। तो ये जो बेलोज हैं, ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वाइवल है। और फिर साथ में ही आर्कियोलॉजिकली ये भी पता चलता है कि उस वक्त पुराने टाइम जो आर्कियो मेटलर्जिकल फाइंडिंग्स हैं, कि जो छोटा नागपुर प्लेटों के अंदर जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती थी, पुराने टाइम में जो एंशियंट मेटलर्जिकल प्रोसेस होती थी, तो वो किस तरह से होती थी, किस तरह से ओर को रिड्यूस करते थे। ओर रिडक्शन मीन्स जो भी ओर मिला है, अब उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से लेकर कौन सा ओर यूज करना है, क्योंकि नेचुरली कोई भी मेटल जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। उसको वो किसी न किसी स्लैग में रहेगा, एक एक तरह से ढेले में रहेगा, बड़ा सा ढेला। अब उस ढेले को, उसके अंदर अगर तीन चार मेटल मिक्स हैं, तो फिर हमारे पास एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक के अंदर हम अगर किसी ओर को गर्म करें, तो गर्म करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे ओर निकलते आएंगे। यानी लेट्स से ये एक फर्नेस है, और ये हमारे पास एक बड़ा सा ढेला है। पानी से साफ करने के बाद भी इसमें सात आठ तरह के मेटल्स हैं। अब हमने इसको गर्म किया। अब गर्म करेंगे तो लेट्स से 200 डिग्री पे जो भी मेटल होगा वो यहाँ पे इस स्लैग में निकल आएगा। तो यानी अब सात में से हमारे पास बचे छः। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता गया, 500 पे पहुंचा, तो 500 वाला जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी ऊपर आ गया, तो हमारे पास बचे पाँच। फिर 1000 डिग्रीज पे आ गया, तो जो भी मेटल होगा नेक्स्ट वो ये इस तरह से। तो ये ओवर रिडक्शन है। फिर स्मेल्टिंग टेम्परेचर, ये भी पता करना है कि कितना टेम्परेचर है। फिर साथ में चारकोल का यूज़ है, फ्यूज और ऑक्सीजन प्रोसेस है, ये सब भी। तो इससे ही पता चलता है कि उस वक्त टूल्स आर्टिफैक्ट्स किस तरह से बने हुए होंगे। और अगेन फाइनली यहाँ पे ये चीज़, ये नहीं पता करना है कि लिविंग सोसाइटीज में क्या होता है। उनको पता करना है कि जो उनको पास्ट के जो एविडेंसेस मिले हैं, उनके बारे में लिविंग सोसाइटीज से क्या क्या हम समझ सकते हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। तो दिस इज इट। काफ़ी लॉन्ग लेक्चर था, बट ये है। और इस पीडीएफ के लास्ट में आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन होता है देन यू आर वेलकम टू द कमेंट और कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।